जय हिंद साथियों, आज पढ़ेंगे हम लोग द्रव्यमान भार जी के मान में परिवर्तन। मतलब क्या कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान कैसे घटता बढ़ता है। घटता ही है, बढ़ता नहीं है। पृथ्वी विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। समझ रहे हैं? घूमना बंद कर दे पृथ्वी तो क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जी का मान 1/4 गुना होगा, पृथ्वी से नीचे जाने पर 3200 किलोमीटर तो जी का मान क्या होगा। ये सभी तरह के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और घूमने के कारण भी देखेंगे और साथ में भार भी देखेंगे कि जी बदल रहा है तो भार कैसे बदल रहा है, द्रव्यमान बदलेगा कि नहीं, चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार कैसे होगा, द्रव्यमान क्या होगा, मंगल पर कैसे होगा, किसी दूसरे ग्रह पर कैसे होगा। ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोग जी से संबंधित हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। पहाड़ पे जाने पर क्या होगा, खान में जाने पर क्या होगा, ये सभी आज की क्लास में पढ़ेंगे। और उस कड़ी में सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। एसआई मात्रक किलोग्राम, सीजीएस मात्रक ग्राम, है ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, चंद्रशेखर सीमा। और इसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है। जबकि भार का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। दूसरे ग्रह पे जाएंगे भार बदल जाएगा, लेकिन मास नहीं बदलता। किसी भी ग्रह पे जाइए मास नहीं बदलेगा। बॉडी अगर वही है तो मास नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं? अर्थात किसी वस्तु में जो पदार्थ है उसकी मात्रा नहीं चेंज होगी। जैसे एल्यूमिनियम का बना है तो इसमें जितनी मात्रा है वो मात्रा उपस्थित रहेगी। यही मात्रा ही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ की वो वस्तु बनी है उस वस्तु में वह मात्रा पदार्थ की कितनी है, इसे कहते हैं मास। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। पहली बात क्या हुआ, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। दूसरी बात क्या है, यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम से प्रदर्शित करते हैं। और ख़ास बात क्या है इसमें, ख़ास बात यह है कि द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता। स्थान बदलने पर नहीं बदलता, मतलब नियत रहता है, नहीं बदलता। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता। ठीक है, अच्छा, इसका मात्रक क्या है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम या किग्रा, किलोग्राम है। जबकि सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक ग्राम है। ठीक, सबसे बड़ा मात्रक क्या है सर, सबसे बड़ा मात्रक किसका, द्रव्यमान का। सबसे बड़ा मात्रक द्रव्यमान का है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। शॉर्ट में इसी को CSL कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। सबसे बड़ा मात्रक है द्रव्यमान का। ठीक है, कितना होता है जरा लिखिएगा, 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान, मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना है ना। CSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट, यही चंद्रशेखर सीमा है। अब दिमाग में आया कि सर सूर्य का द्रव्यमान बता दीजिए कितना है, तो सूर्य का द्रव्यमान भी लिख लीजिए। सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻30 किलो। सूर्य का द्रव्यमान कितना है, 2 × 10⁻30 किलो। मन में आया पृथ्वी का द्रव्यमान भी बता दीजिए, तो साथ में हम पृथ्वी का भी द्रव्यमान बता दे रहे हैं। पृथ्वी का भी द्रव्यमान समझ लीजिए। द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻
24 किलो ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये CSL का वैल्यू है और सबसे बड़ा द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक, तो इसे बना लीजिए। स्थान बदलने पे बदलता नहीं, यह अदिश राशि से नियत होता है, कांस्टेंट होता है, इसका मतलब SI मात्रक दिश। और अब हम लोग पढ़ेंगे भार क्या है। जल्दी से इसे बनाइए, फिर भार पढ़ते हैं। फिर देखिए अब पढ़ते हैं क्या, भार। भार क्या होता है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। समझ में बात आ रही है? मतलब क्या है सर, भार एक बल है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। तो इसका मतलब बल है तो यह सदिश राशि है। हाँ, यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से प्रदर्शित करते हैं। सर ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हो, एरो भी लगा सकते हो, क्योंकि सदिश है। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक जो बल का मात्रक होता है वही हो जाएगा। बल का क्या होता है सर? न्यूटन होता है, डाइन होता है, न्यूटन डाइन, किग्रा भार होता है। ठीक है, ये किसके मात्रक हैं? बल के। तो यही मात्रक किसके हो जाएंगे? भार के। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, मतलब 10⁵, मतलब 1,00,000 डाइन। 1 न्यूटन 1,00,000 डाइन के। और 1 किग्रा भार न्यूटन से भी बड़ा है। 1 किग्रा भार बराबर सामान्यतः 9.8 न्यूटन होता है। मतलब 9.8 किसका मान है? जी का मान है। तो ऐसे भी कह सकते हैं बराबर जी न्यूटन, ऐसे भी कहीं लिखा रहे तो बात समझ जाइएगा, सेम बात है। जी का वैल्यू ही है 9.8। 1 किग्रा भार बराबर जी न्यूटन या 9.8 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो ये कहानी हो गई भार की। और ये खास बात कि स्थान बदलने पर इसका मान बदल जाता है। किसी दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो इसका मान बदल सकता है। ठीक है, स्थान बदलने का मतलब दूसरे ग्रह पे जाओ, पृथ्वी तल से ऊपर जाओ, पृथ्वी तल के नीचे जाओ, ये कहानी है। स्थान बदलने पर वस्तु का भार बदल जाता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान नहीं बदलता। लो भाई, यहाँ भी लिख दिए हम ताकि बातें क्लियर रहें। द्रव्यमान नहीं बदलता, ठीक है, मास नहीं बदलता, लेकिन भार बदल जाता है। अब ये फार्मूला निकालिए सर। फार्मूला ये है, देखिए, ये मान लीजिए कोई पृथ्वी माता है, ये सेंटर है, और ये इसके RE रेडियस ऑफ अर्थ है, और यही पृथ्वी तल पर कोई वस्तु रखी हुई है स्मॉल m द्रव्यमान की। तो स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी जितना बल लगाएगी वही बल क्या कहलाता है? कहा ना डिफिनेशन में, देखो, किसी वस्तु पर पृथ्वी जितना बल सेंटर की ओर लगाती है वही बल क्या कहलाता है? उस वस्तु का भार कहलाता है। तो चलो, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर चलें तो वस्तु का भार, अगर हम वस्तु का भार निकालें, वस्तु का भार W बराबर गुरुत्वाकर्षण बल
W बराबर क्या, F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल से इस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है, तो कौन सा, कितना बल लगेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा सर, यमी होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, यमी। तो दो मास हैं, यमी और यम, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आप बता सकते हैं। सर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा G यमी स्मॉल यम अपान बीच की दूरी क्या है, r²। यही तो बीच की दूरी है, r² हो जाएगा। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण बल। और यही गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, भार, W। तो इसका मतलब W बराबर, डिफिनेशन में देख लो, जिस बल से खींच रहा है वही बल भार कहलाता है। तो भार W बराबर क्या हो जाएगा, इसे ऐसे थोड़ा सुंदरीकरण कर दो इसका, M ऐसे भी लिख सकते हो, G अपान r² लिख सकते हो। और इसका वैल्यू क्या है, पीछे जाओ पिछली क्लास में, तो G अपान r² को स्मॉल g कहते थे आप। तो G अपान r² को स्मॉल g कहते थे। तो W बराबर क्या आ गया सर, mg आ गया। W बराबर क्या आ गया, भार W बराबर mg। इसका मतलब वस्तु का द्रव्यमान, छोटे वाला क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल वस्तु का भार कहलाता है। अब अभी आपने ये कहा कि स्थान बदलने पर वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। स्थान बदलने पर यम क्या होता है सर, यम तो कांस्टेंट होता है, यम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, सीधी बात हो गई। इसका मतलब G जैसे बढ़ेगा, G बढ़ेगा तो W बढ़ेगा, G घटेगा W घटेगा। मतलब किसी वस्तु का भार टोटल डिपेंड करता है स्मॉल g पर, किसी वस्तु का भार टोटल डिपेंड करता है स्मॉल g पर। स्मॉल g ज़्यादा तो भार ज़्यादा, स्मॉल g कम तो भार कम, स्मॉल g 0 तो भार 0। मतलब कोई पूछता है आपसे भार बताइए, तो आपको भार नहीं बताना है, आप स्मॉल g दिमाग में लाइए कि स्मॉल g क्या होगा। स्मॉल g ज़्यादा भार ज़्यादा, स्मॉल g कम भार कम, स्मॉल g 0 भार 0। तो मतलब पूछ रहा है भार, बताना है g, क्योंकि यम तो बदलना नहीं है, यम तो बदलना नहीं है। दरअसल बदलना किसको है, बदलना g को है। तो यहाँ चाहो तो भार का फार्मूला भी बना सकते हो आप। कैसे बना देंगे, कहाँ बनाएं, यहीं आगे लिख देते हैं थोड़ा सा, W डैश अपान W बराबर G डैश अपान G, डैश लगा के बना दिए सर, एक फार्मूला खोल दिए बस। इसे क्या, तुम W1 अपान W2 बराबर G1 अपान G2 भी लिख सकते हो, डैश जरूरी थोड़ी है लिखना। ऐसे ही हमने बना दिए, अनुक्रमानुपाती खोल दिए, W डैश बराबर G डैश अपान W G। सर W क्या है, पृथ्वी पर भार है किसी वस्तु का, G क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है। W डैश क्या है, किसी अन्य स्थान पे, पहाड़ पे चले गए, खान में चले गए, मंगल पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए, वहाँ पर भार है। और G डैश क्या है, वहाँ जहाँ गए हो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, जहाँ गए हो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई। यदि कहीं जाने पर G का मान दोगुना हो गया तो भार ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगा, G का मान आधा हो गया तो भार आधा हो जाएगा, G का मान चौथाई हो गया तो भार चौथाई हो जाएगा, G का मान 10 गुना हो गया तो भार 10 गुना हो जाएगा। सीधी सी बात, G का मान जितना गुना हो भार उतना गुना कर दो, आंख बंद करके उत्तर डायरेक्ट। आशा करता हूँ बातें समझ में आई, इसे बना लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 120 न्यूटन, तो चंद्रमा पर भार क्या होगा, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। आराम से बता सकते हैं, अगर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया 1/6 गुना, तो भार भी 1/6 गुना हो जाएगा। W प्रोपोर्शनल टू G अभी बताए हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण 1/6 गुना तो भार भी 1/6 गुना। 1/6 कर दोगे, 1/6 करो तो 6 दूनी 12, 20 न्यूटन आंसर। वहाँ पर 20 न्यूटन हो जाएगा, कहाँ पर, चंद्रमा पर। सर लगाना है मुझे, तो लगाना है तो लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर मार के जा सकते हो। सर W डैश अपान W बराबर G डैश अपान G, G अपान G डैश, मतलब G डैश अपान G, यही बताए थे, W डैश अपान W बराबर G डैश अपान G, अभी समझाए थे जी। तो W क्या है, पृथ्वी पर भार, G क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, G डैश क्या है, जहाँ जा रहे हो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। तो दिया तो है कि G डैश बराबर G/6 कह रहा है ना, वहाँ पर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, पृथ्वी का 1/6 मतलब G/6 है। G डैश क्या माने, चंद्रमा पर, W डैश में चंद्रमा पर भार बता दीजिए, तो W डैश अपान W, W क्या है, पृथ्वी पर भार, बराबर G डैश क्या है, G/6
अपान क्या हो जाएगा सर जी, तो जी से कट जाएगा, 1/6 बचेगा, देख लो। तो W इधर गुणा हो जाएगा, तो W डैश बराबर W/6, सीधा बात। तो W का मान रख दो 120 न्यूटन अपान 6, तो 6 दूनी 12, 20 न्यूटन आंसर हो गया। तो इतना हल करके करो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला लगा दो, W प्रोपोर्शनल टू G होता है, सीधा सीधा सर। अगर G का मान 1/6 गुना हो गया तो भार भी क्या हो जाएगा 1/6 गुना। तो अगर 1/6 हो गया तो भार पहले 120 था, तो 1/6 कर दो, 6 दूनी 12 अर्थात 20 न्यूटन, सीधा सा बात है। समझ में आ गया होगा शायद, तो ये लग गया होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किग्रा है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। अच्छा आप सोचो, क्या द्रव्यमान कहीं जाने पर बदलता है? नहीं, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा 60 ही किग्रा होगा, क्योंकि मास नहीं चेंज होता, वो 60 न्यूटन नहीं है। अब कुछ लोग जल्दबाजी में पता चला चंद्रमा पर 1/6 किए हैं तो 10 न्यूटन मार देंगे, 1/6 कर देंगे, पता चला 10 न्यूटन, या गलती से 10 किग्रा मार दोगे तब भी गलत हो जाएगी। इसीलिए मैं ऑप्शन ऐसा बनाया हूँ 10 न्यूटन या 10 किग्रा। आंसर क्या होगा 60 किग्रा, क्योंकि मास नहीं बदलता, स्थान बदलने पर मास नहीं बदलता, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा। भार अगर होता यहाँ 60 न्यूटन होता तब 10 न्यूटन हो जाता जरूर। बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों में फंस जाएंगे, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बात। सर तीसरा बताइए। हाँ तीसरा बता रहे हैं, इसको हटा दें तब तीसरा बताएं। देख लीजिए क्या करा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार मतलब W दिया है 240 न्यूटन, ये पृथ्वी पर भार है। किसी दूसरे ग्रह पे पूछ रहा है, मतलब सर W डैश पूछ रहा है, दूसरे प्लैनेट पे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें दूसरे प्लैनेट पे अगर भार निकालना है तो इसका मतलब क्या निकालने, जी निकालने। दूसरे प्लैनेट का क्या निकालने, जी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण निकालो। कैसे निकालोगे गुरुत्वीय त्वरण? बहुत आसान है सर। कैसे, जरा जो दिया है उसे देख लो। यदि इसे ऐसे ग्रह पर ले जाएं जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना है, अर्थात दूसरे ग्रह जिसके बारे में कह रहा है वो यम डैश बराबर क्या है 4m e। दूसरे ग्रह का द्रव्यमान हम यम डैश मान लिए, ठीक है। वो पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या है 4 गुना, ये यम ई है, मास ऑफ अर्थ। और त्रिज्या क्या है सर r डैश बराबर 4re, रेडियस का भी 4 गुना है, देखो दिया है। तो उस ग्रह पे जी डैश क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। सर गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला तो ये होता है, किसी भी ग्रह का निकालना है गुरुत्वीय त्वरण तो यम उसका पता हो, आर पता हो, आर डैश का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, इसलिए कि एक डैश यहाँ लगा देंगे तो आप 12 में मानने लगो, आर डैश का स्क्वायर। तो वैल्यू सबका रख दो। सर वैल्यू रख दिए जी, और यम डैश का मान क्या है सर 4me अपान आर डैश का मान क्या है 4re का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 पहले, जी रहने दो, me अपान 16 re स्क्वायर, 4 चौक 16, 1/4 GME अपान re स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या होता है स्मॉल g होता है, इसका वैल्यू क्या होता है स्मॉल g। इसका मतलब g डैश बराबर g/4 हो गया। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है उस ग्रह पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 है, तो सीधा सवाल भार भी 1/4 हो जाएगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण 1/4 तो भार भी 1/4, 4 का भाग कर दो, उत्तर हो गया। तो 4 × 24 60 न्यूटन आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, ये हो जाएगा। और अगर लगाना चाहते हो फिर लगा लो, सर W डैश अपान W बराबर G डैश अपान G, वैल्यू रख दो, G डैश का वैल्यू रखो सर G/4 अपान G, G जिस कट गया 1/4 बचा, ठीक। तो ये गुणा कर लो, W डैश बराबर W/4 हो जाएगा, W/4, और W कितना है 240 न्यूटन अपान 4, 4 × 24 60 न्यूटन आंसर हो गया। लगा सकते हो, डायरेक्ट भी मार सकते हो। आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से भार का क्वेश्चन बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे तो आप जानो। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए अभी ऐसे सेम सवाल आपको हम एक और बात बता दें कि यही कह दें कि घनत्व, जो अभी द्रव्यमान यहाँ बदल रहे थे हम, वो कह दें घनत्व किसी का 2 गुना हो गया और त्रिज्या आधी हो गई, तो उस पर भार बताओ। तो क्या होगा, एक घनत्व का फार्मूला भी दिए थे कि G बराबर 4/3 पाई G कैपिटल G
रो इंटू आर ई, बस उससे लगा देंगे, उससे लगा दें, काम हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएगा, चाहे जैसा हो। हम बोल दें एक क्वेश्चन, चलो बताते हैं, पहले इसे बना के हटाओ तो बताते हैं। देखिए ये सवाल देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 न्यूटन, ऐसे ग्रह पर उसे ले जाते हैं जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 2 गुना तथा त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के 1/4 गुनी है, तो उस ग्रह पर वस्तु का भार बताइए। एक पृथ्वी पर भार 120 न्यूटन, डब्ल्यू डैश माने दूसरे ग्रह पर भार पूछ रहा है। आपको पता है क्या कि घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर सूत्र हमने बताया था 4/3 पाई जी रो इंटू आर, यही बताया था। अगर आप समझदार थोड़ा सा भी हों तो बहुत बुद्धि से काम कर सकते हैं। सर ये सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो हमें जी डैश निकालना है। अगर घनत्व और त्रिज्या बदल रही है, अगर त्रिज्या नहीं बदलती, केवल घनत्व बदलता, तो त्रिज्या को भी कांस्टेंट कर देते। ये पृथ्वी पर था, है ना। तो लेकिन त्रिज्या और घनत्व दोनों बदल रहे हैं, तो जी डैश और जी हम निकाल लेंगे। इसे कांस्टेंट है, उड़ा दो, तो जी डैश अपान जी बराबर अनुक्रमानुपाती है ना, सीधा सीधा। ये कांस्टेंट हटेगा तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती खोल दिए हम, तो क्या हो जाएगा, रो डैश अपान रो इंटू आर डैश अपान आर ई। सीधा सीधा हो जाएगा कि नहीं, अनुक्रमानुपाती खोल दोगे आ जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है सर, देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में दिया तो है सर रो डैश मतलब दूसरे ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 2 गुना, दूसरे ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या की 1/4 गुनी, 1/4 गुनी दिया है। देख लो सवाल में, देखा करो, दिया है, उठा के वैल्यू रख दो, आंसर हो जाएगा सर। तो जी डैश अपॉन जी बराबर रो डैश क्या है 2 रो अपान रो इंटू आर डैश क्या है आर ई अपान 4 अपान आर ई, आर ई आर कट गया, दिस से कट गया, 1/2 आ गया, जी डैश अपान जी बराबर, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा जी अपान 2, जी डैश बराबर जी अपान 2 हो जाएगा कि नहीं। डब्लू डैश क्या हो जाएगा, डब्लू डैश बराबर क्या, डब्लू अपान डब्लू डैश बराबर क्या फार्मूला पढ़ते हो, जी डैश अपान जी, जी डैश अपान जी, तो डब्लू डैश अपान डब्लू, डब्लू का मान क्या है 120 न्यूटन, या तो इसे सॉल्व करके तब रख दो। जी डैश का वैल्यू क्या है g/2 अपान जी 1/2 हो जाएगा, डब्लू डैश का वैल्यू रख दो, डब्लू डैश बराबर w/2, डब्लू का मान 120/2 बराबर 60 न्यूटन। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, g/2 मतलब g का आधा, तो भार भी आधा हो जाएगा 60 न्यूटन। डायरेक्ट इस सूत्र की ज़रूरत ही नहीं है। सर ये सूत्र कहाँ से आया, अनुक्रमानुपाती लगा दिए, नहीं लगाए होते तब भी आ जाता, हाँ तब भी आ जाता। हटाएं इसे, बताएं, हाँ देखो हटा के मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, नहीं लगाऊंगा इसे, ठीक है। चलो हो गया होगा, हटा रहा हूँ इसे। सर ये अनुक्रमानुपाती है ना, ये देखो ये होता है क्या, जी का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, लेकिन दूसरे ग्रह के बारे में कहा है, तो रो डैश बराबर क्या कहा है 2 रो, रो डैश बराबर 2 रो, और दूसरे ग्रह की त्रिज्या क्या कहा है पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 गुनी। तो दूसरे ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, सेम यही वैल्यू होगा 4/3 पाई जी, ये तो रहेगा ही रहेगा, और रो के स्थान पे रो डैश इंटू त्रिज्या के स्थान पे आर डैश, क्योंकि जी डैश निकाल रहे हो। वैल्यू जो दिया है रख दो, 4/3 पाई जी रो डैश क्या हो जाएगा इंटू 2 रो इंटू आर डैश आर ई बाई 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 1/2 आ गया, 1/2 बाहर ले लो, बाकी सेम रख दो, 4/3 पाई जी रो आर ई। अब इसका वैल्यू देखो ऊपर क्या है सर जी है, इसका मतलब जी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू जी, काम खत्म। इसका मतलब जी डैश क्या आ गया पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा, तो भार भी पृथ्वी के भार का आधा हो जाएगा, तो आधा कर दो हो जाएगा 60 न्यूटन, उत्तर हो जाएगा। या ऐसे फिर सूत्र में डाल दो डब्लू अपान डब्लू डैश जी डैश अपान जी, तो जी डैश अपान जी ऐसे भाग कर दोगे सीधा सीधा 1/2 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो डब्लू डैश बराबर डब्लू अपान 2, डब्लू 120 न्यूटन बटे 2 बराबर 60 न्यूटन। चाहे जैसे लगा लो, एक तरीका नहीं है, कई तरीके से लगा सकते हो। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर
जी का मान क्या होता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, इसको अब चल रहे हैं पढ़ने। पृथ्वी के घूमने के कारण जी का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा। तो यहीं लिख लो, ठीक है, आगे तो हम सिद्ध करेंगे लेकिन यहीं लिख लो क्या होगा, यहीं लिख लो। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है, ठीक है। ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, काम की बात यहां लिख लो, बाकी चलें प्रूफ करें कैसे होता है। तो देखो सर, ये है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, सेंटर है, और ये इसका क्या है, रेडियस है, सेंटर से रेडियस है। अब आपको एक बात पता है कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो यहाँ पर जो जी होता है ये पृथ्वी तल पर है, ये कहाँ है, पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल पर जी बराबर क्या होता था, यहाँ पर पृथ्वी तल पे सर कैपिटल जी यमई अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही होता था, हाँ याद होगा। अब पृथ्वी तल से ऊपर जाओ ना, पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हो, कितना ऊंचाई पर जाएं, यह ऊंचाई ऊपर चले जाओ, यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं। अब यह ऊंचाई ऊपर चले गए, पृथ्वी से यह ऊंचाई ऊपर, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा सर पता नहीं, तो उसे जी डैश मान लो, सर जी डैश होगा। और यही जी डैश हमें देखना है क्या पृथ्वी तल पर जो है उससे ज़्यादा है कि कम है। तो पृथ्वी तल पे जी है, अगर जी डैश का मान जी से कम आता है तो हमारी बात सही हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या ऊंचाई ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। सीधी बात भी अगर आप देख लेंगे कि सर अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से जब यहाँ पृथ्वी तल पे देख रहे थे तो केवल दूरी आर ई थी, लेकिन जब यहाँ से यहाँ देखोगे तो आर ई प्लस एच हो जाएगा, तो दूरी बढ़ रही है। और दूरी जब बढ़ेगी तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है जी, इसका मतलब दूरी बढ़ने पर जी का मान घटेगा। कॉमन सेंस भी बोलता है कि जी का मान घटेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे देखते हैं। तो पृथ्वी तल पर जी बराबर क्या होता है सर, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया, हाँ सर। अब पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, क्या गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या निकालोगे सर, जी डैश निकाल लीजिए। जी डैश बराबर क्या होगा, जी तो वही रहेगा, दुनिया में नहीं बदलता। और मास पृथ्वी का पूरा काम करेगा अधूरा, सर पूरा काम करेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहे हो, यहाँ है तो पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान उसे सेंटर की ओर खींच रहा होगा, तो पूरा मास ही काम करेगा। चाहे पृथ्वी तल पे रखो, चाहे ऊपर रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, कहीं चारों तरफ रखो पृथ्वी के बाहर, तो पूरा द्रव्यमान उसे खींचेगा, पूरा द्रव्यमान उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाए, इसलिए मास नहीं बदलेगा। आर ई प्लस एच, दूरी क्या हो गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, देख लो सही है कि नहीं, हाँ सर एकदम बढ़िया है। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 भागे 1 आंसर आ जाएगा, समीकरण 2 भागे 1, 2 में 1 का भाग कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा सर, जी डैश अपान जी बराबर 2 क्या है, ये है सर जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर, यही आएगा। इसे ज़रा सॉल्व कर लीजिए तो सर जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, एच है भाई, गुणे उल्टा करके गुणा कर देते हैं, आर स्क्वायर जी एम ई, कुछ तो कट गया। अब यहाँ से आ गया आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई कॉमन लोगे तो आर ई स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो जी डैश अपान जी
बराबर आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यही बचा। तो यहाँ से आर ई बाहर करो, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा। सर यहाँ नहीं है तो यहाँ ऊपर नीचे आर ई का गुणा कर दो, ऊपर आर ई कर दो तो नीचे आर ई कर दो, तो यच बटे आर ई बचेगा, आर ई बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर के रूप में बाहर आ गया, यहाँ यच बटे आर ई बच जाएगा। तो आर ई स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ यच बटे आर ई का होल स्क्वायर। भाई साहब कट गए। तो फार्मूला आपका बन गया, यहाँ क्या दिख रहा है, जी डैश अपान जी बराबर 1/1 प्लस यच बटे आर ई का होल स्क्वायर, जी का त्रिज्या गुणा कर दो तो आपका फार्मूला आ गया जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस एच बटे आर ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ साफ दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ हटाने के मूड में हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम ज़रा हटाते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। ले लिए होंगे तो चलिए, जब ले लिए हैं तो इसको हटाते हैं, ऊपर ले चलते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया सर, जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस एच अपान आर ई का क्या होल स्क्वायर। ये है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का फार्मूला। ठीक है, ये है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का फार्मूला। ये सब हो गया होगा, हटा दे रहे हैं। समझ में आई गई बात, पक्का 100%। हाँ, अब इस पर क्वेश्चन अगर आपको करना हो, क्वेश्चन सर इस पर क्वेश्चन कर लीजिए। हालांकि 4 क्वेश्चन इससे पहले किए हैं तो इसको 5 नंबर कर दे रहे हैं। ठीक है, सब टोटल क्वेश्चन आज कितना कर रहे हैं, 5 नंबर पे क्या आ जाएगा। क्वेश्चन है यदि क्या पृथ्वी तल से, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पृथ्वी तल से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है सर, पृथ्वी की त्रिज्या भी 6400 किलोमीटर होती है। सवाल में दिया हो या न दिया हो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब ये भी हट सकता है शायद, एच का वैल्यू कितना दिया है 6400 किलोमीटर, पृथ्वी तल से जितना ऊपर जा रहे हैं वही एच है, तो एच का वैल्यू 6400 किलोमीटर दे दिया है। सर इसे हल करते हैं बड़े प्यार से, क्या एच बराबर 6400 किलोमीटर दे दिया और पृथ्वी की त्रिज्या भी होती है 6400 किलोमीटर। सीधा सीधा बोल दीजिए सर कि एच त्रिज्या के बराबर ऊपर गए हैं तो वैल्यू आ जाएगा, जी डैश का मान निकाल लो, आंसर हो जाएगा। इसे हटा दें, क्या पृथ्वी तल पर क्या है, जी है, ऊपर जाने पर जी डैश है। अभी से चित्र को हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा सर। जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस एच के स्थान पे क्या 6400 अपान आर के स्थान पे सर 6400 का होल स्क्वायर, 64 कट गया, 1 बचेगा, 0 नहीं, 1 और 1 जुड़ेगा 2 के स्क्वायर 4, तो g/4। इसका मतलब g क्या है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और g डैश क्या है, ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। इसका मतलब पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाइए तो गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाता है। घट गया कि नहीं, इससे एक बात तो तय हो गया कि ऊपर जाने पर इसका मतलब जी डैश लेस देन जी है, जी डैश जी से कम है ना। हाँ सर, क्योंकि जी डैश का मान क्या रहा है, जी का चौथाई, ऊपर जाने पर कम हो रहा है, तो इस फार्मूले से भी क्लियर है। हाँ सर, और कोई सवाल सर, और सवाल देख लीजिए, 6 नंबर सवाल देख लीजिए। आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बता सकते हैं क्या, बड़े आराम से। त्रिज्या आप जानते हैं जो होता है वो आप जानते रहिए, क्योंकि दिया हो या न दिया हो वो सेम बात होगी, 6400 किलोमीटर त्रिज्या है।
अब जी डैश कैसे निकालोगे सर? जी डैश तो बड़े प्यार से निकाल लेंगे, जी बटे 1 प्लस एच बटे आर ई का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो, जी रहने दो, 1 रहने दो, एच का वैल्यू 1600 बटे क्या सर 6400 का होल स्क्वायर, 16 चौका 64। तो आ गया आपका जी अपान 1 प्लस 1 अपान 4 का होल स्क्वायर। 4 का 4 5 बटे 4 स्क्वायर करो, 25 बटे 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16 बटे इसे सॉल्व करोगे 25 जी आ जाएगा। देख लो आ जाएगा कि नहीं? अरे भाई 4 का 4 5 बटे 4 स्क्वायर है 25 बटे 16, 25 बटे 16 ऊपर चला जाएगा 16 बटे 25 जी हो जाएगा। अर्थात 1600 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 16 बटे 25 गुना हो जाएगा क्या जी डैश का मान, पृथ्वी तल पर जी का हो जाएगा। अब आप 3200 किलोमीटर की ऊंचाई भी देख सकते हैं, 800 किलोमीटर की ऊंचाई देख सकते हैं, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपका होमवर्क आपको दे देते हैं कि 3200 किलोमीटर, पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी डैश का मान बताइए, पृथ्वी तल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी डैश का मान बताइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, पृथ्वी तल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी डैश का मान। अब आपके मन में होगा सर मान लो हम 10-20 मीटर ऊपर चले जाएं, छतवा पे चले जाएं, तब अपने छत पे चले जाएं, तब जी डैश कैसे निकालेंगे? तो जी डैश भी निकालेंगे, जी डैश के मान में परिवर्तन भी निकाल सकते हैं। कितना होगा छोटी दूरी के लिए, बड़ी दूरी के लिए तो इस तरह से वेरी करता है। जब यच बहुत छोटा होता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इस तरह से होता है, तब आप कोई दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। सर इसमें दूसरा फार्मूला? हाँ, अभी इसी फार्मूले को हम तोड़ के एक और फार्मूले में बदल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, लेकिन वो छोटी दूरी के लिए केवल काम करेगा। इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, इसको थोड़ा सा ऊपर, फार्मूला यही काम ओरिजिनल है, ये क्या है 100% सत्य फार्मूला है, 100% लागू होगा। ठीक है, 100% सत्य। और ये जो देने जा रहे हैं लगभग सत्य है, लगभग। तो ध्यान देना, अब जो देने जा रहे हैं वो लगभग वाला है, वो केवल छोटी दूरी के लिए तब होगा जब यच बहुत छोटा हो आर ई से। यच क्या हो? आर ई से बहुत छोटा हो। ऊपर आप 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा रहे हैं और त्रिज्या कितना है 6400 किलोमीटर, तो बहुत छोटा है। तब के लिए सूत्र देने जा रहे हैं, मतलब छत पे जाओगे तब क्या होगा। तो चलो निकालते हैं, इसको ज़रा ऊपर ले चलो। तो जी डैश बराबर जी 1 प्लस यच अपान आर ई -2, पावर क्या हो जाएगा? पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा -2। और बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, द्विपद प्रमेय, 1 प्लस यक्स पावर -n। और अगर यक्स का मान छोटा हो, यच अगर 8 किलोमीटर, यच बहुत छोटा है आर ई से, तो यच बटे आर ई का मान तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर यक्स का वैल्यू छोटा होगा तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। अगर ये बाइनोमियल थ्योरम में आपको पता होगा, तो ये पावर पहले आ जाएगा। तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपान आर ई, ये हो जाएगा सूत्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो। देखिए ये सूत्र कब लागू होता है? ये सूत्र तब लागू होता है जब यच बहुत छोटा हो आर ई से, तभी लगाएंगे, नहीं तो लगाएंगे नहीं। हाइट बहुत कम हो तब, नहीं तो गलत उत्तर आने लगेगा। मतलब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर हो तब लगाएंगे, समझ रहे हैं? अगर सैकड़ा के ऊपर जा रहा है तो मत लगाना, तो गलत देने लगेगा। अब इससे एक फ़ायदा होता है, जी के मान में परिवर्तन, छत पे जाएं तो कितना जी के मान में परिवर्तन होगा वो निकाल सकते हैं। कैसे सर? ऐसे निकाल लो, जी डैश अपान जी भाग हो गया बराबर 1 माइनस 2h अपान आर ई, ऐसे कर सकते हो। दिस इधर दिस उधर, तो क्या आ जाएगा 2h अपान आर ई बराबर 1 माइनस जी डैश अपान जी, तो ये हो जाएगा जी माइनस जी डैश अपान जी। तो कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि ये डेल्टा जी हो जाएगा सर, डेल्टा जी अपान जी। डेल्टा जी क्या है? जी के मान में परिवर्तन, और स्मॉल जी क्या है? इनिशियल जी, प्रारंभिक जी। तो डेल्टा जी अपान जी बराबर 2h अपान आर ई। एच क्या है? दूरी के मान में परिवर्तन, यही तो परिवर्तन एच परिवर्तन कर रहे थे, दूरी के मान में। ये आर ई क्या है? प्रारंभिक दूरी। तो दोनों तरफ अगर हम 100 का गुणा कर दें तो परसेंट में आ जाएगा, 100 का गुणा कर दें तो परसेंट में, जी अपान जी पूरे 100, तो दोनों तरफ 100 का गुणा कर दो, तो ये हो गया आपका फार्मूला, ये हो गया। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन ऊपर जाने पर, ये है दूरी के मान में परिवर्तन ऊपर जाने पर। दूरी के मान में अगर कह रहा है कि 2% का परिवर्तन हो जाए ऊपर जाने पर, तो 2% ऊपर जा रहे हैं
तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना परिवर्तन होगा तो लगा सकते हैं, 2 दूनी 4%। मतलब एच का वैल्यू कुछ दे दिया तो आपका जी के मान में परिवर्तन भी बता सकते हो। एक काम दे देगा अगर कभी सवाल इस तरह से परसेंटेज में पूछा तो जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन है, जी के मान में प्रतिशत चेंज इसे कहेंगे। ठीक, कब? ऊपर जाने पर 2 × H/RE × 100, इस तरह से आप कर सकते हैं ऊपर जाने पर। लेकिन कब? जब यह छोटा हो तब ही कर सकते हैं, 10-5 किलोमीटर 20 किलोमीटर हो तब ही। अब ये नहीं कि यह 400 किलोमीटर दे दिया और आप इस सूत्र लगा रहे हो, फेल हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ तब नहीं लगेगा, तब जनरल नियम से ही लगेगा। ठीक, हाँ, ऊपर जाने पर इसीलिए नहीं पूछता, नीचे जाने पर जो बताऊंगा उसमें 100% लगेगा, इसलिए नीचे जाने पर लगेगा लेकिन ऊपर नहीं। तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन वो आता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन जो बताए हैं वही आता है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ। हटा दे, हाँ सर। अब देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। आंसर तो पहले लिख लिया करो, जी का मान घटता है। सर पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी? हाँ, ऊपर जाने पर भी घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है। अच्छा, हाँ, तो कैसे घटता है? तो मामला कुछ इस तरह से होता है, पृथ्वी तले, पृथ्वी है मान लीजिए, ये पृथ्वी है, ठीक। अब इसका सेंटर यहाँ है कहीं, ये पृथ्वी का सेंटर है सर। अभी क्या है, अभी जो रेडियस है वो ये पूरा रेडियस है, आर ये है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु का देख रहे हो तुम गुरुत्वीय त्वरण, तो ये पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी तल पर जी बराबर क्या होता है सर, GME/RE², यही सूत्र होता है। हाँ, या एक और सूत्र है घनत्व के रूप में, अभी मैं हटा रहा हूँ, घनत्व के रूप से ही सिद्ध करूँगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर समझाने के लिए समझ लो, अगर गड्ढा खोद दिए आप और गड्ढा खोद के यहाँ चले आए, इसका मतलब ये ख़त्म हो गया सर। अब गड्ढा खोद के पृथ्वी तल के अंदर जा रहे हो, यहाँ आ गए आप, और यहाँ पर अगर आप कुछ गहराई नीचे आए, चाहे डी मान लो डेप्थ या एच मान लो, तुम्हारे मन पे है, तो कितना मान ले सर, डी मान लो डेप्थ, डेप्थ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, डी डेप्थ नीचे आ गए आप, डी डेप्थ नीचे आ गए, तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो गई सर, RE-T, बची हुई डिस्टेंस क्या हो गई, RE-T। अब जितने द्रव्यमान के कण ऊपर हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा, अगर यहाँ कोई वस्तु है तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी, लेकिन इसके जो इतने रेडियस का जो गोला है वही खींचेगा, ऊपर वाला द्रव्यमान का हिस्सा जो है वो सेंटर की ओर कैसे खींचेगा भाई। यहाँ अगर जो कण है वो इसको कहाँ नीचे खींचेगा, ये तो बाहर है ना, धक्का तो देगा नहीं, प्रतिकर्षण बल तो है नहीं। तो समस्या ये है कि यहाँ मास चेंज हो जाता है, जब हम लोग नीचे आते हैं तो पृथ्वी तल के नीचे जाने पर द्रव्यमान चेंज हो जाता है, जबकि ऊपर कहीं भी रहो द्रव्यमान नहीं चेंज होता। अगर द्रव्यमान चेंज होता है तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा जो नहीं चेंज होता हो। तो क्या नहीं चेंज होता, घनत्व। इसीलिए नीचे जाने पर घनत्व वाला फार्मूला लगाना चाहिए और ऊपर जाने पर द्रव्यमान वाले से आ जाएगा। समझ रहे हैं, समझ में आ गई बात। हाँ, तो नीचे जाने पर द्रव्यमान बदलता है, इसलिए द्रव्यमान वाला फार्मूला फेल करेगा, तो घनत्व के रूप में फार्मूला लगाएंगे। समझ में आया। हाँ, तो आइए अब घनत्व के रूप में आपको समझा देते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब देखिए यहाँ इसका मतलब ये है सर, ये सेंटर है और ये पृथ्वी तल, यहाँ पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर जी बराबर क्या होता है, 4/3 पाई जी रो इंटू RE, यही होता है पृथ्वी तल पर। हाँ सर, अब पृथ्वी तल से आप कुछ गहराई नीचे चले गए, गड्ढा खोद लिए, पृथ्वी तल से क्या करें, कुछ गहराई नीचे। अभी तक क्या होता था सर, अभी तक RE क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तल तक त्रिज्या थी, तब RE था। अब बताइए, अब कितना दूरी बची, D गहराई, अब नीचे चले गए, पृथ्वी तल पर क्या गड्ढा खोद के D गहराई नीचे, तो त्रिज्या कितनी बची बताओ सर। ये त्रिज्या अर्थात दूरी इस वस्तु के, अभी ऊपर यहाँ था तल पर, तो यहाँ से यहाँ तक RE था, अब कितना दूरी बचा सर, RE
माइनस डी, डी माने डेप्थ, डेप्थ माने गहराई। अच्छा कोई बात नहीं सर, आर ई माइनस डी बचा, अगर डी गहराई नीचे गए तो दूरी सेंटर से आर ई माइनस डी बचा, तो वही दूरी का तो गुणा है यहाँ, अर्थात छोटे वाले गोले का त्रिज्या। घन तो नहीं चेंज होता आपको पता है, तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या मान रहे हैं, जी डैश। अभी जी डैश का मान हमें निकालना है। तो ऊपर जाने पर पूरा द्रव्यमान काम करता था, लेकिन नीचे जाने पूरा द्रव्यमान काम नहीं करता, बस इतना जान लो, काम खत्म। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई जी रो इंटू आर ई, समीकरण 1। कहाँ, पृथ्वी तल पे हो गया सर। अब पृथ्वी तल से, अभी ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ धरती पर देख लोगे कोई नहीं बताया है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी तल से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, डायरेक्ट इस तरह से जो हमने समझाया इसे समझो बात को। जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 रहेगा, पाई रहेगा, जी रहेगा, रो रहेगा कि नहीं सर, रो तो रहेगा ही, कांस्टेंट है भाई रो, इसका मतलब आर ही केवल चेंज हो रहा है, आर के स्थान पे क्या हो जा रहा है, आर माइनस डी, सही बात। जी डैश में ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2/1 सर बहुत आसान है, तो समीकरण 2/1, तो जी डैश अपान जी बराबर क्या कट जाएगा, 4/3 पाई जी रो, सब में कॉमन है, कट गया सर, आ गया आर ई माइनस डी अपान आर ई, सही है। आर ई यहाँ से कॉमन ले लो ऊपर से, तो आर ई कॉमन लोगे तो 1 माइनस डी अपान आर ई आ गया, अपान आर ई, आर ई इस कट गया, तो फार्मूला तुम्हारा क्या बचा, ये आर है भाई ध्यान देना, तो फार्मूला हुआ जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपान आर ई, बोलो हो जाएगा कि नहीं। ये है पृथ्वी तल से डी गहराई नीचे, जी का मान, पृथ्वी तल से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक ये है। तो पहले यहाँ तक बनाओ, फिर इस पर भी सवाल करते हैं, जल्दी कर। ये देखो पृथ्वी तल से डी गहराई नीचे, जी डैश बराबर क्या है, जी 1 माइनस डी अपान आर ई, यही फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला है, 100% सत्य फार्मूला है, सदैव लागू होगा, बात समझिएगा, ये असत्य नहीं है। अच्छा सर बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ 7 नंबर, 6 हो चुका है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या देगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण बताइए, गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछ लिया, ठीक है। अब जरा बताइए केंद्र कहने का क्या मतलब है, कितना गहराई जा रहे हो, इसका मतलब जो D है वो आर ई के बराबर हो जाएगा कि नहीं बताओ। अरे पृथ्वी के केंद्र पर जाने का मतलब क्या है भाई, यहाँ तल पर तो हम जानते थे, ये देखो सेंटर, तो गड्ढा खोदते जाओ, इसका मतलब D जो होगा वो सही पूछो तो यहाँ गहराई आर ई डी बराबर क्या हो गया, आर ई, मतलब सीधा सीधा ऐसे भी कह सकता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण बताओ, या क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है पृथ्वी तल से 6400 किलोमीटर नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण बताओ, ये भी क्वेश्चन सेम बात है, वही बात। तो D बराबर आर ई रखो या 6400 रखो, आपके ऊपर है, तो उठा के रख दो, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी का मान क्या है सर, आर ई, तो आर ई अपान आर ई कट जाएगा, एक आएगा, जीरो मत करना, तो जी बराबर 1 माइनस 1, 1 में से 1 गए क्या हो जाएगा, जीरो, आर ई इस कटा 1, तो 1 में से 1 जाएगा क्या, जीरो, तो जी डैश बराबर जीरो। ये कहाँ है, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है,
सेंटर पे क्या हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाता है। 6400 किलोमीटर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा। भाई यहाँ 6400 रखोगे, नीचे भी 6400 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। समझ रहे हैं, नीचे जाने पर भी घटता है और केंद्र पर जाने पर 0 हो जाता है। जबकि 6400 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या हुआ था, G/4 हुआ था, जबकि नीचे जाने पर 6400 किलोमीटर क्या हो गया है, 0 हो गया है। बड़ा कंसेप्ट अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है, जबकि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर 6400 किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/4 हुआ था और 6400 किलोमीटर नीचे जाने पर 0 हो गया। सोच लो कितना तेज बदल रहा है। तो नीचे जाने पर ज़बरदस्त घट रहा है सर। हाँ, G' बराबर G 1 - D/RE, इस सूत्र से। अब आपसे कह देगा पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर नीचे जाने पर जी का मान बताओ, तो फिर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये। मान लो पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर नीचे गुरुत्वीय त्वरण का मान बता सकते हो? गुरुत्वीय त्वरण का मान समझ रहे हैं बात? मान क्या आ जाएगा सर? G' बराबर G 1 - D का मान क्या है सर? 3200 किलोमीटर और त्रिज्या कितनी होती है? RE का मान क्या है? 64, 32 दूना 64। तो क्या आ गया? G 1 - 1/2, 2 1 का 2 -1, तो G/2। 3200 किलोमीटर नीचे जाने पर क्या हो जाएगा? G/2। 1600 किलोमीटर आप लगाएंगे, 1600 किलोमीटर नीचे जाने पर जी का मान, 800 किलोमीटर नीचे जाने के बाद जी का मान, 800 किलोमीटर नीचे जाने के बाद जी का मान, 1600 किलोमीटर नीचे जाने के बाद जी का मान आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, पहले इतना बनाओ। देखिए अब होता क्या है कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम जी का बता रहे हैं सब भार में बदल सकते हैं। जैसे कह देगा कि पृथ्वी तल पर किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो 6400 किलोमीटर ऊपर जाने पर भार क्या होगा? 6400 किलोमीटर ऊपर जाने पर भार क्या होगा? अब ये क्वेश्चन भी आप बनाएंगे, होमवर्क सब दे दे रहे हैं, आंसर भी बता दे रहे हैं। कैसे भाई? 6400 किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4, 1/4। तो अगर पृथ्वी तल पे भार 60 न्यूटन है तो 6400 किलोमीटर ऊपर कितना भार हो जाएगा? 1/4, तो 15 चौका 60, 15 न्यूटन आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये सब आपको करना है। पृथ्वी तल पर किसी व्यक्ति का भार 120 न्यूटन है, तो 3200 किलोमीटर ऊपर जाने पर भार क्या होगा? ये आपका होमवर्क है। अब ये सब आपको करना है, क्योंकि जी बता दिए तो भार उसी के अनुसार बदलेगा। अब जरा समझिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? अब गुरुत्वीय त्वरण आप केंद्र पर जानते हैं 0 होता है, तो भार भी 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? हाँ, पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर नीचे जाने पर किसी व्यक्ति का भार क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा है? G/2 अभी बताए हैं, तो भार क्या हो जाएगा? W/2। तल पे जितना है उसका आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो तल पे होगा उसका आधा। अब आप बनाएंगे कि 1600 किलोमीटर नीचे जाने पर 1600 किलोमीटर नीचे जाने पर किसी व्यक्ति का भार क्या होगा, जबकि पृथ्वी तल पर भार उसका 60 न्यूटन हो। अभी आपका होमवर्क, ये सब आप खुद करिए। ठीक, अब जरा हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज बताते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण में नीचे जाने के बाद प्रतिशत चेंज कैसे निकालेंगे। बहुत आसान ये भी रहेगा। जी का इसमें भाग कर दो, तो G' बराबर क्या हो जाएगा सर? 1 बचा -D/RE, यही बचा। इसे इधर उसे उधर लाओ तो बड़े आराम से निकाल सकते हो इसे। D/RE बराबर 1 - G'/G, तो ये हो जाएगा G'/G, यही हो जाएगा। और इसे लिख सकते हो आप ΔG/G। इसका मतलब ΔG क्या होता है? G में परिवर्तन अपान G बराबर क्या हो गया? D/RE, यही हो गया। D क्या है? जितना गहराई नीचे जा रहे हो, दूरी में परिवर्तन। और दोनों तरफ अगर 100 का गुणा कर दें तो आपका मज़ा आ जाए। सर 100 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया? परसेंटेज चेंज हो गया। तो ये सूत्र बन गया आपका क्या? ये सूत्र हो गया, इसे कहेंगे G के मान में प्रतिशत चेंज या कमी। ऐसे नीचे जाना है तो कमी ही होगा, आप जानते हैं। प्रतिशत परिवर्तन मतलब यहाँ नीचे जाने पर कमी होगा, अब इतना आपको पता है। G के मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? D/RE गुणे
100, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं दूरी के मान में प्रतिशत परिवर्तन। अब आपसे पूछेगा सीधा सीधा कि अगर 1600 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो जी के मान में कितना परिवर्तन होगा, कितना % परिवर्तन होगा। क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8, 1600 किलोमीटर नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में प्रतिशत चेंज या कितने % कमी होगी। प्रतिशत चेंज पूछे या कितने % कमी होगी। सॉल्व कर दो। कहाँ सॉल्व करें, यही सॉल्व कर दो सर ऊपर। जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन, यही चीज़ है ना, जी के मान में प्रतिशत चेंज, जी के मान में प्रतिशत चेंज इसे बोलेंगे, बराबर क्या हो जाएगा सर। डी का मान क्या दिया है 1600 किलोमीटर नीचे, और आर ई का मान क्या होता है सर 6400 किलोमीटर गुणे 100, 16 चौका 64, 1/4 गुणे 100, मतलब क्या 25% जी का मान कम हो जाएगा, 25% जी का मान कम हो जाएगा। और अगर वो कह दिया कि कितना नीचे जाएं कि जी के मान में 10% की कमी आ जाए, आराम से बता सकते हो। इसका मतलब इसके स्थान पे आपको 10 रख देना है, D/RE गुणे 100। कितना नीचे जाएं कि जी के मान में 10% की कमी आ जाए, तो कितना नीचे जाएं, कितना नीचे जाएं। अगला 9 नंबर सवाल, कितना नीचे जाएं कि गुरुत्वाकर्षण में 10% का कमी आ जाए, कि कमी आ जाए या परिवर्तन आ जाए। समझ रहे हो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसी में रख दो। इसका मतलब ये देखो, सीधा सीधा करें इसे हल तो 10 हो गया क्या, जी के मान में परिवर्तन 10, और डी बटे क्या 6400 किलोमीटर, आर ई का मान इंटू 100 से कट गया, ये 2 जीरो, और डी बराबर क्या हो गया 640 किलोमीटर। डी बराबर क्या हो गया 640 किलोमीटर जाने पर 10% का परिवर्तन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, सवाल कोई दम है, आप निकाल सकते हैं। तो हम आपको अब 1-2 इस पर भी होमवर्क दे रहे हैं। अगला होमवर्क आप लिख लीजिए, कितना नीचे जाएं कि जी के मान में 20% का कमी आ जाए। एक सवाल, कितना नीचे जाएं कि जी के मान में 75% की कमी आ जाए। 2 सवाल, ये आपको लगाना है। समझ में आ गया, ये आपका होमवर्क। एक बात स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है। ये 100% क्लियर हो गया। सवाल भी कैसे आते हैं हमने समझा दिया। लेकिन अब बात है कि पृथ्वी तल पर क्या होता है। सब इसका हम लोग ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर घटता है, तो पृथ्वी तल पर अधिक होता है। लेकिन पृथ्वी तल पर भी कहीं अधिक कहीं कम होता है। विषुवत रेखा और ध्रुवों वाला कंसेप्ट आ जाता है। पृथ्वी तल पर सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर और नीचे जाने की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ भी विषुवत रेखा और ध्रुवों के कंसेप्ट में अंतर आता है जी के मान में। तो आइए अब हम तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं कि पृथ्वी तल पर जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल पर जी के मान में परिवर्तन क्यों होता है सर? 2 कारणों से होता है। पृथ्वी तल पर जो जी के मान में परिवर्तन होता है उसका 2 कारण है। 2 कारण में एक कारण है पृथ्वी का शेप, पृथ्वी का आकार। ठीक है, एक कारण पृथ्वी का आकार। सर दूसरा कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, घूर्णन। 2 कारण है, पृथ्वी का आकार और पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना। ये पृथ्वी तल पर 2 कारणों से परिवर्तन होता है। तो ये भाई 2 कारण है। तो यही 2 कारणों को हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो तीसरे में जो पहला कारण है पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी दरअसल कहा जाता है कि पूरे जियोड आकार की है, गोलाकार नहीं है। तो जियोड आकार कहने का मतलब समझ रहे हैं, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह का जियोड आकार, अंडाकार है। तो यहाँ देखोगे एक
ये कौन सा, ये क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश, या इसे एक नाम से कहेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी को अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है, या इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, ये इसका सेंटर मान लें अगर हम, तो सेंटर से ही एंगल मापा जाता है अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और ये लाइन अगर देख लोगे, ये वर्टिकल जो जा रही है ये, ठीक है, ये जो ऊपर जा रही है, ये यहाँ जो होता है उसे कहते हैं 90 डिग्री अक्षांश। ये क्या है, 90 डिग्री अक्षांश, ये 0 और ये 90, और इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, मतलब क्या सर, पोल, ध्रुव बोलते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। तो आप देख लो जरा कि सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ है सर, त्रिज्या, ये आर ज़्यादा है कि नहीं, देखो ये त्रिज्या ज़्यादा है, जबकि ये त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम और इसे सही से बना दें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सही है। अब जरा देखो, ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा दिख रही होगी, और ध्रुवीय त्रिज्या क्या है, कम। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वाला त्रिज्या ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये भूमध्य रेखीय त्रिज्या है जो कि ज़्यादा दिख रही है, जबकि ये वाली त्रिज्या कम दिख रही है। तो दूरी ज़्यादा होने पे जी क्या होता है, जी जानते हो पृथ्वी तल पर जो जी का मान होता है, जी बराबर G/r² होता है पृथ्वी तल पर। यहाँ मास तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जी व्युत्क्रमानुपाती r² हो जाएगा, सही है कि नहीं। इसका मतलब अगर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो जी का मान कम होगा, और त्रिज्या कम होगी तो जी का मान ज़्यादा होगा, उल्टा। हाँ, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, आरी कहाँ ज़्यादा है, देखो ये कहाँ ज़्यादा है सर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर आरी ज़्यादा होगा तो जी का मान कम होगा। ये पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा सर, सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या सबसे बड़ी यही आ रही है। तो इससे स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। लेकिन ऊपर नीचे की तुलना में नहीं, पृथ्वी तल पर न्यूनतम, कहाँ, पृथ्वी तल पर, ध्यान देना, ये पृथ्वी तल पर न्यूनतम होगा, सही बात है। पृथ्वी तल की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे मत तुलना करने लगना। पृथ्वी तल पर कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होगा, तो पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, और अधिकतम कहाँ आएगा, जहाँ आरी का मान कम होगा। तो आरी का मान कहाँ कम हो रहा है सर, ध्रुवों पे सबसे कम होगा आरी, त्रिज्या सबसे कम होगी। जब त्रिज्या कम होगी तो जी का मान क्या होगा सर, अधिक होगा, उल्टा है। तो और ध्रुवों पर, ध्रुवों माने दोनों ध्रुव, इस पर भी सब 90 डिग्री है, दोनों त्रिज्याएं कम हैं। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। कहाँ बात कर रहे हैं सर, पृथ्वी तल पर। ये पृथ्वी तल पर बात हो रही है, न तो ऊपर जाने की बात है न तो नीचे जाने की बात। ध्रुव इसे भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं। ये ऊपर नीचे नहीं है, पहले तो ध्यान दे देना। ये पृथ्वी के सेंटर से ध्रुवीय त्रिज्या है और ये विषुवत रेखीय त्रिज्या है। तो विषुवत रेखा पर जो भी पढ़ेंगे वहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है, और जबकि ध्रुवों पर, चाहे नॉर्थ साउथ किसी भी ध्रुव की बात कर लो, तो उस पर जी का मान अधिकतम होगा पृथ्वी तल पर। ये पृथ्वी तल पर है। पहाड़ पे ऊपर आने पर, पृथ्वी तल से ऊपर आने पहाड़ है, ऊपर आने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से कुआं खोद के नीचे जाओ, जी का मान घटता है, और बहुत ज़बरदस्त घटता है। लेकिन ये पृथ्वी तल पर ही, सरफेस पर बात कर रहा है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है पृथ्वी तल पर, क्योंकि ऊपर नीचे जाने पर कम होता है, पृथ्वी तल पे सबसे ज़्यादा होता है ऊपर नीचे की तुलना में। लेकिन पृथ्वी तल पर भी विभिन्न स्थानों पे वेरिएशन करता है। इसका मतलब अक्षांश बदलेंगे तो ये बदलेगा जी का मान।
ऐसा कर सकते हैं आप, विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। देखो 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाओगे त्रिज्या धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, देखो ये देखो, दिस 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 दिस, त्रिज्या छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे त्रिज्या छोटी होती जाएगी जी का मान बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाओगे जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। और इसका उल्टा एंड वाइस वर्सा, एंड क्या वाइस वर्सा। सर वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसका उल्टा। सर उल्टा क्या, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ रहा है तो रिवर्स वाइस वर्सा माने उल्टा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। सीधी सी बात। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इस पर सवाल कैसे बनेगा, इस पर सवाल ऐसे बनेगा कि आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी तल के पर भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। या ऐसे पूछ ले कि जी का मान कहाँ अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोई व्यक्ति ये भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाता है तो जी का मान क्या होगा, जी का मान सर घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जी का मान घटेगा। ये तो रहा जी। लेकिन अब आपको पूछेगा भार, मजा वाली बात समझो, अगर जी समझ गए तो भार समझ में आ गया है। अब भार पूछेगा, किसी व्यक्ति का भार सबसे कम पृथ्वी तल पर कहाँ होगा, पृथ्वी तल पर बात कर रहा है, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा है। कहे ऊपर नीचे की बात तो हम समझा चुके हैं। पृथ्वी तल पर किसी व्यक्ति का भार सबसे कम कहाँ होगा, जहां पर जी कम होगा, क्योंकि भार का किसके प्रोपोर्शनल है, जी के। जी ज़्यादा तो भार ज़्यादा, जी कम तो भार कम। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम तो भार सबसे कम होगा। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक तो भार सबसे अधिक होगा। क्लियर। तो आपसे पूछे किसी व्यक्ति का भार कहाँ ज़्यादा होगा, सबसे अधिक होगा, ध्रुवों पर होगा। किसी व्यक्ति का भार सबसे कम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे होगा या भूमध्य रेखा पे होगा। अब कहे कि चंगू भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहा है, उसे अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, घटा हुआ। आपको समझना चाहिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी क्या होगा, बढ़ा हुआ, बढ़ता है तो भार भी क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब उल्टा लगा दो, एक व्यक्ति मंगू ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आता है, उसे अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, घटा हुआ। अब ध्रुवों से विषुवत रेखा आने पर जी का मान क्या होता है, सर घटता है तो भार भी घटा हुआ प्रतीत होगा। समझ में आया। भार बताना है तो जी से पूछो, जी जो होगा वो भार होगा, सीधी सी बात। अब आपसे पूछ ले कि बछेंद्री पाल कहाँ चढ़ी थी, एवरेस्ट पर, तो एवरेस्ट पर चढ़ने पर उनका भार घटा हुआ प्रतीत हुआ होगा कि बढ़ा हुआ उन्हें, सर ये तो नहीं पता। कैसे नहीं पता, एवरेस्ट पे अगर बछेंद्री पाल जा रही हैं, पृथ्वी तल के ऊपर है एवरेस्ट, पहाड़ पे 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर, मतलब लगभग 8-9 किलोमीटर के, 8,848 मीटर मतलब लगभग 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर घटता है तो उन्हें अपना भार क्या, घटा हुआ प्रतीत होगा। कोलार KGF मूवी आई थी, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, तो वहाँ खान में ले जाकर क्या कर रहे थे, मजदूरी करवा रहे थे। तो अगर कोलार खान में कोई व्यक्ति जा रहा है, नीचे पृथ्वी तल के नीचे गड्ढा खोद के, कुआं खोद के, तो वहाँ पर उसका भार क्या फील होगा, सब पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, तो भार भी क्या होगा, घटता हुआ प्रतीत होगा। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, आप फील करा करिए और समझा करिए। तो पहले ये बातें समझ में आ गई, फिर दूसरी बात भी हम समझाने चल रहे हैं, परिवर्तन के कारण जी के मान में क्या असर पड़ता है, अक्ष के प्रति घूर्णन के कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति घूर्णन के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसे हम देखने चल रहे हैं। पहले आप इसे बना लीजिए। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, घूमने के कारण परिवर्तन कैसे होता है उसे देखिए। क्या फार्मूला है सर, फार्मूला ये है कि जी डैश बराबर जी माइनस, कुछ माइनस हो रहा है, RE रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा स्क्वायर कोणीय वेग, और काश स्क्वायर लेमडा लिखते हैं या थीटा लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। क्या है लेमडा या थीटा,
अभी अभी बताते हैं, समझ लीजिए। सर क्या होता है बताइए। तो होता ये है जहाँ थीटा इक्वल टू है क्या, अक्षांश है, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, वही जो 0 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री अक्षांश बोल रहे थे अभी हम, ठीक है। हाँ सर, अक्षांश है। और ओमेगा इक्वल टू क्या है सर, ओमेगा इक्वल टू क्या है सर, ओमेगा है कोणीय वेग, क्योंकि पृथ्वी अक्ष के परितः कोणीय वेग से ही तो घूमेगी, कोणीय वेग। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। आर ई के बारे में आपको पता है, पृथ्वी की त्रिज्या है, जी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, जी डैश घूमने के कारण परिवर्तन। तो इसको कुछ अच्छे ढंग से हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो भी हो जाएगा। हाँ सर ये तो बात सही है। अब देखिए, इसको दो भागों में बांट दिए, क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, और दूसरा पॉइंट क्या हम लिख दिए सर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। तो आप बताइए भूमध्य रेखा पर अक्षांश क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होता है सर, 0 डिग्री अक्षांश को ही तो कहते हैं भूमध्य रेखा, जी हाँ। और ध्रुवों पर थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक। तो जरा बताइए, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो कास 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, कास 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ रख दो 1, बाकी फार्मूला आपके पास हो जाएगा। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कास 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, एक मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम चीज़ें क्या हो रही हैं, घट रही हैं जी में से। तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, क्योंकि पृथ्वी तल पे जो भी जी है उसमें से मैक्सिमम चीज़ें घट रही हैं। ओमेगा जिस वेग से वो घूम रहा है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, इसका मल्टीप्लाई करके जी में से घटा दो, जो कुछ आएगा वो जी डैश आ जाएगा, कहाँ, भूमध्य रेखा पर। अच्छा सर, और ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सोचो घूमना तेज कर दे पृथ्वी तो कहानी क्या होगी, घूमना धीरे कर दे तो कहानी क्या होगी, घूमना बंद कर दे तो कहानी क्या होगी, ये सभी बातें हम लोग देख रहे हैं। और किसी अक्ष पर पूछे, मतलब 45 डिग्री पर पूछे, 30 डिग्री पूछे, 60 डिग्री पूछे, तो कुछ नहीं, थीटा का वैल्यू रखते जाओ, थीटा 60, 45, 30, तो यहाँ कुछ न कुछ वैल्यू आएगा कास थीटा का। तो आर ई ओमेगा स्क्वायर, जैसे 30 किए तो √3/2, 60 किए तो 1/2, यहाँ रख दो, जी में सो घटता रहेगा, जी डैश का मान एग्जैक्ट आता रहेगा। कहाँ, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों के बीच तक ऐसा हो सकता है। लेकिन ध्रुवों पर क्या होगा जरा देखो, ध्रुवों पर बड़ा मजा आ जाएगा सर। थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो कास 90 बराबर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। कास 90 का वैल्यू 0, अगर कास थीटा का वैल्यू 0 हो गया यहाँ, तो 0 का गुणा करो तो इतनी तो पूरी कहानियाँ 0 हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब सर जी डैश बराबर क्या आ जाएगा, जी केवल, बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। देख लो, कास 90 रखो, 90 का मान 0 और 0 का गुणा करो तो आर ई ओमेगा स्क्वायर तो 0 हो गया, तो जी माइनस 0 अर्थात जी डैश बराबर जी। इसका मतलब ध्रुवों पर घूर्णन के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्रुवों पर ओमेगा का कोई फर्क नहीं। ओमेगा है क्या सूत्र में, नहीं। तो ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात, फार्मूले में देखो जी ओमेगा है, ये नहीं है सूत्र में, जी डैश बराबर जी ध्रुवों पर, लेकिन इसमें प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव विषुवत रेखा पर। और कहीं भी देखोगे ध्रुवों को छोड़कर तो थीटा का कुछ न कुछ मान आएगा, और कुछ न कुछ मान आएगा तो जी में से कुछ न कुछ घटेगा, और घटेगा तो इसका मतलब वैल्यू कम होगा। अब सवाल क्या कहता है, सवाल ये करता है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना तेज कर दे, यदि, अब क्वेश्चन देखिए, इसे बना लीजिए, बन गया होगा। हाँ, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 नहीं 10, 9 हो चुका था, 10। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना तेज कर दे तो क्या होगा।
तो क्या होगा, कुछ नहीं। इसका मतलब सही बात अगर पूछें तो इसका मतलब ओमेगा ज़्यादा हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है क्या? हाँ, घूमना तेज करेगा तो ओमेगा ज़्यादा होगा, ओमेगा ज़्यादा होगा, जी में से ज़्यादा चीज़ें घटेंगी, और ज़्यादा चीज़ें घटेंगी इसका मतलब जी डैश का वैल्यू कम आएगा। इसका मतलब हर स्थान पर जहाँ भी होगा, कहाँ छोड़कर, इस पर इसके सेहत पे घूमने कोई प्रभाव है नहीं, तो ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर जी डैश का मान कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना तेज कर देगा तो जी में से कुछ ज़्यादा चीज़ें घटेंगी ना, ओमेगा का मान ज़्यादा आएगा तो घटने वाली चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। हाँ सर, इसका मतलब जब घटेगा ज़्यादा तो जी डैश का वैल्यू तो कम हो जाएगा। अगर ओमेगा ज़्यादा होगा जी डैश का वैल्यू कम होगा कि नहीं? सीधी सी बात, ओमेगा ज़्यादा तो जी डैश का वैल्यू कम, तो जी डैश कम हो रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर यह सूत्र काम करेगा ही। बहुत है, विषुवत रेखा पे 0 है, इसलिए यहाँ कुछ आंकिक मान नहीं आया, 0 का मान 1 गुणा कर दिए। 45, 60, 65, 70 कुछ भी वैल्यू रखो कास का, तो कुछ वैल्यू तो यहाँ आएगा आंकिक मान के रूप में। 0 तो होना नहीं है, 0 तो केवल कहाँ आना है ये चीज़? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर केवल ओमेगा का असर नहीं पड़ेगा, न घूमने तेज घूमे धीरे घूमे बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं ध्रुवों पर, क्योंकि ओमेगा है ही नहीं फार्मूले में। बाकी हर स्थान पे ओमेगा प्रभावित करेगा। घूमना अगर तेज करेगा तो अगर ओमेगा बढ़ेगा जी डैश का मान घटेगा, पक्का जी डैश का मान। इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना तेज कर दे, ओमेगा बढ़ जाए तो जी डैश क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जी डैश घट जाएगा, जी डैश का वैल्यू घट जाएगा। सही बात है। हाँ, इसका मतलब कहाँ? पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर, पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर केवल ध्रुवों को छोड़कर, मतलब समझ गए आप? सवाल में क्या विकल्प रहता है? ऐसा रहेगा कि ध्रुवों पर जी का मान कम हो जाएगा, विषुवत रेखा पर जी का मान, केवल विषुवत रेखा पर जी का मान कम हो जाएगा। एक विकल्प रहेगा ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर जी का मान कम हो जाएगा। ये बात सही है, ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर जी का मान कम हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया? अब आपसे हम और ऐसे ही बताते हैं, समझिए। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमना धीरे कर दे, अभी घूमना तेज किया था, अब घूमना धीरे कर दे। अगर सोच कर देखो, अगर सर ओमेगा का वैल्यू कम हो गया, जी डैश का वैल्यू कुछ अधिक हो जाएगा। अरे घट रहा है ना, घट रहा है ओमेगा, ये वैल्यू कुछ कम घटेगा, ओमेगा का मान कम होगा तो घटने वाला चीज़ कम हो जाएगा जी में से, तो जी डैश का मान कुछ ज़्यादा आएगा। इसका मतलब कहाँ? पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, सिवाय किसके? ध्रुवों के। तो अगर कह दिया जाए, यही सवाल उल्टा कह दिया जाए कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना धीमा कर दे तो क्या होगा? घूमना धीमा कर दे तो क्या होगा? कहीं सवाल बना दें, लिख दें, यहीं लिख दो सर, यहीं लिख दो। यदि घूमना धीरे कर दे, मतलब ओमेगा क्या हो जाए? कम हो जाए, तो जी डैश क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, तो जी डैश बढ़ जाएगा। कहाँ? पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर, केवल ध्रुवों को छोड़कर। तो आपसे सवाल इस तरह से कहेगा, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना तेज कर दे तो क्या होगा? तो आप बताओगे कि ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। पहला वाला घट जाएगा, समझ में आया? ये जी डैश घट गया है पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर ध्रुवों को छोड़कर। अब दूसरा सवाल कह दिया, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमना धीरे कर दे तो क्या होगा? सर घूमना अगर धीरे कर देगा, ओमेगा कम हो जाएगा, जी डैश बढ़ जाएगा। कहाँ? पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर। किसे छोड़कर? ध्रुवों के। तो कहेगा ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अब मजेदार बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, मतलब ओमेगा 0, घूमना बंद कर दे तो ओमेगा 0, जब ओमेगा 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो जी डैश बराबर जी, तो पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। या ऐसे कह सकते हो उतना हो जाएगा जितना ध्रुवों पर है, लेकिन ध्रुवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतने है। तो ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर जी का मान बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा? जितना ध्रुवों पर है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा ध्रुवों को छोड़कर, और पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर
गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ध्रुवों पे है उतना हर स्थान पे हो जाएगा, क्योंकि जी डैश बराबर जी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर घूमना बंद कर दे तो ये बातें समझ में आ गई आपको, शायद अच्छी है। तो अब ये बताओ, अब इससे आपका सवाल घूमने से भी बन जाएगा, भार वाला, कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना तेज कर दे तो किसी व्यक्ति के भार में कमी आएगा कि वृद्धि आएगा? तो घूमना तेज करेगा तो ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुवों पर अगर व्यक्ति नहीं बैठा है और कहीं पृथ्वी के हिस्से पर बैठा है, तो बताओ जी का मान क्या होगा? घूमना तेज करेगा तो जी का मान घटेगा सर, घूमना तेज करेगा तो जी का मान घटेगा, प्रत्येक हिस्से पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा तो भार कम होगा। इसका मतलब व्यक्ति ध्रुवों पर अगर नहीं है, बाकी कहीं पर है, तो उसके भार में कमी फील होगी। अगर घूमना धीरे कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी घूमना धीरे कर दे तो ध्रुवों पर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ध्रुवों पर घूमने से कोई सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। ध्रुवों पर नहीं है, पृथ्वी के किसी हिस्से पर है, तो क्या होगा सर? उसका भार बढ़ जाएगा। क्यों? घूमना धीरे तो भार जी बढ़ जाएगा, जिससे भार बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? घूमना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति का भार में वृद्धि हो जाएगा। घूमना बंद कर देगा तो व्यक्ति के भार में वृद्धि हो जाएगा, या व्यक्ति का भार उतना हो जाएगा जितना ध्रुवों पर है। सीधी सी बात, कोई दिक्कत? तो आशा करता हूँ ये घूमने उमने के कारण भी जी का कैसा क्वेश्चन होता है आप समझ गए होंगे, और फार्मूला बना लीजिए, काम देगा। और इस तरह से जी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ी बातें और बता देते हैं, पहले इतना बना लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछता है? भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होता है, या भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, या सिंक्रोनस उपग्रह क्या होता है, जियो स्टेशनरी उपग्रह क्या होता है? उपग्रह क्या होता है? वे पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर, या कह लो वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। बृहस्पति के पास बहुत से उपग्रह हैं। शनि के पास बहुत से उपग्रह हैं। बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह मंगल का उपग्रह है डिमोस। ये उपग्रह है प्राकृतिक, लेकिन पृथ्वी ने, ये प्राकृतिक छोड़ो, प्राकृतिक तो एक है पृथ्वी के पास चंद्रमा, लेकिन अनेक कृत्रिम उपग्रह भेजा है पृथ्वी ने, जैसे आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, और अब तो सीरीज चल गई है GSAT-1, GSAT-2, GSAT-3, और अन्य देश भी बहुत से भेजते हैं। तो उपग्रह भी कई प्रकार के होते हैं। एक भारी उपग्रह होते हैं कि हल्के उपग्रह, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में जो भेजे जाते हैं 400, 300, 200 किलोमीटर ऊपर, तो ये क्या होते हैं? बहुत से छोटे उपग्रह होते हैं, 1-1 किलो के, आधा किलो के, छोटे छोटे। तो इसमें तो भारत PSLV द्वारा भेजता है। PSLV क्या है? GSLV और PSLV क्या होते हैं? यान है। PSLV क्या है? यान है। PSLV ये होता है पोलर सैटेलाइट, सैटेलाइट माने उपग्रह, लॉन्च व्हीकल, व्हीकल माने यान, पोलर। एक होता है GSLV, ये भी रॉकेट लॉन्चर है, मतलब यान है जिससे भेजा जाता है। ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पूरा नाम भी जान गए। ये PSLV, GSLV ये उपग्रह नहीं है, ये यान है जिससे उपग्रह भेजे जाते हैं। तो PSLV भारत में नंबर 1 का काम करता है। छोटे उपग्रह के लिए भेजा जाता है, पोलर सैटेलाइट के लिए, ध्रुवीय उपग्रह के लिए कम दूर भेजा होता है। GSLV ये भारी भारी उपग्रह भेजे जाते हैं। जो आप पढ़ने जा रहे हो भारी उपग्रह है। जी देख रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखा है। तो ये होता क्या है सर? ये बहुत बड़े बड़े उपग्रह होते हैं, 3-3 हज़ार किलो के ऊपर के उपग्रह होते हैं। हाँ, तो इसके द्वारा बड़े भारी भारी यान से भेजा जाता है, ताकतवर यान चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं पहले तो जान लो। इसे भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह, क्या? भू स्थिर उपग्रह। क्यों नाम में रखा है? जियो स्टेशनरी, जियो माने भू, स्टेशनरी माने स्थिर, भू स्थिर उपग्रह क्यों कहते हैं बताएंगे, ध्यान देना। इसका आवर्तकाल कितना होता है? इसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। इसका आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। ये परीक्षा में पूछ सकता है। यह कहाँ पर, किस कक्षा में भेजा जाता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, या 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में छोड़ा जाता है। समझ रहे हैं? किससे छोड़ा जाता है? किस यान से? तो GSLV से छोड़ा जाएगा। और क्या? इस यान से छोड़ा जाएगा।
ठीक है। और भारत दूसरे देशों से भी ये छुड़वाता है और बड़े भारी भारी उपग्रह होते हैं। अब इसका नाम, ये सवाल पूछा है कि कितनी कक्षा ऊपर छोड़ा जाता है, 36,000 किलोमीटर का। आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे। मतलब क्या है जरा समझिए। ये देखो पृथ्वी है, थोड़ा और बड़ा पृथ्वी, ये देखो पृथ्वी का सेंटर है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ 36,000 किलोमीटर तक वायुमंडल है। कितना, 36,000। तो 36,000 किलोमीटर तक पृथ्वी के चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कितना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो एक ऑर्बिट दिख रहा है, जो कक्षा दिख रहा है ना, ये जो कक्षा दिख रहा है, इस कक्षा को कहते हैं सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसे क्या कहा जाता है, सिंक्रोनस ऑर्बिट। सिंक्रोनस ऑर्बिट, कक्षा, ऑर्बिट माने कक्षा। और इसी में ये जीसैट, इसको शार्ट में क्या कहते हैं, इसको शार्ट में कहते हैं, लो एक नाम और इसका ले लो, जीसैट। बड़ा नाम सुना होगा जीसैट का, जीसैट 1, जीसैट 2। तो इसका नाम है भूतुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसी को जियो स्टेशनरी को शार्ट में जी बोलते हैं और सैटेलाइट को सैट बोलते हैं, बस। जी सैट, जियो स्टेशनरी, जी से हो गया, सैट से हो गया सैटेलाइट, तो शार्ट में जी सैट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जी सैट सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, जी सैट सैटेलाइट यहाँ छोड़े जाते हैं। ये क्या है, जी सैट सैटेलाइट है। जी सैट यहाँ छोड़ा जाता है, कितनी ऊंचाई पे, 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट वाले कक्षा में छोड़ा जाता है। अब मजे वाली बात क्या है, अगर इस शहर के ऊपर इसे छोड़ दिए आप, या इंडिया के ऊपर छोड़ दिए, तो यह इंडिया के ऊपर ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर करती है और ये भी 24 घंटे में एक चक्कर करता है, क्योंकि इसका आवर्तकाल भी क्या है, 24 घंटे। तो देखिए यहाँ पर अभी छोड़े हो तो 6 घंटे बाद ये उपग्रह यहाँ पहुँचेगा और पृथ्वी का ये हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, जो यहाँ था, कोई भी इलाहाबाद, वाराणसी, कोई भी शहर हो, यहाँ पहुँच जाएगा। या सही है कि नहीं, इंडिया ही है तो इंडिया यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है। 12 घंटे बाद उपग्रह यहाँ पहुँचेगा, तो ये जो यहाँ पोजीशन था, स्थान था, लोकेशन, ये यहाँ पहुँच जाएगा। और ये उपग्रह यहाँ पहुँचेगा 18 घंटा बाद, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। 24 घंटा बाद उपग्रह फिर अपने स्थान पहुँचेगा और ये स्थान फिर अपने पुराने स्थान पहुँच जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो इसके सापेक्ष क्या नज़र आ रहा है, पोजीशन जब तक किसी का चेंज ना हो तब तक वो स्थिर नजर आता है। इसीलिए इस उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि भूमि के सापेक्ष यह स्थिर नजर आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा भू स्थिर उपग्रह। सर भूतुल्यकाली क्यों कहा गया, क्योंकि भूमि का आवर्तकाल भी, पृथ्वी का आवर्तकाल भी 24 घंटे है और इस उपग्रह का आवर्तकाल भी 24 घंटे है। काल माने समय, तो भू तुल्य माने तुलना करो, किससे, भूमि से, पृथ्वी से, काल माने आवर्तकाल। तो भूमि का जो आवर्तकाल है वही इस उपग्रह का भी आवर्तकाल है 24 घंटे, इसलिए इसका नाम पड़ा भूतुल्यकाली उपग्रह। आशा करता हूं ये भी समझ गए होंगे। सर जीसैट इसी का शॉर्ट फॉर्म है, जियो स्टेशनरी अंग्रेजी शब्द है किसका, भू स्थिर उपग्रह का। सैटेलाइट जीसैट इसी का शॉर्ट नाम है। 36,000 किलोमीटर के ऊपर सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थिर होता है, मतलब रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, छोड़ा जाता है, इसलिए इसे सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहे जाते हैं। भारी भारी 3-3 हजार किलो के ऊपर का उपग्रह होता है जो अस्थायी हो जाता है, यहाँ छोड़ा जाता है। तो इसके लिए भारी यान यूज किया जाता है। तो कौन से यूज किया जाएगा, GSLV, PSLV छोड़ा जाएगा नहीं, इसके द्वारा छोड़ा जाने किस यान से छोड़ा जाता है, GSLV। ये यान बड़े ताकतवर होते हैं, ठीक है। इसमें जो इंजन लगा होता है, GSLV यान में जो इंजन होता है वो कैसा इंजन होना चाहिए, क्रायोजेनिक इंजन होना चाहिए। सर क्रायोजेनिक इंजन से क्या फायदा होगा, क्रायोजेनिक का मतलब होता है निम्न तापीय इंजन, निम्न तापीय इंजन, जो एकदम निम्न ताप पे काम करे, ऐसा इंजन क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे भारी चीज लेकर आप ऊपर जाओगे तो बल भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा खपत होगी और घर्षण बल भी दुनिया के हर एक टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर जाएगा। भारी चीज़ें लाद दो, अब ट्रक का सामान टेम्पो में लाद दो तो इंजन ब्लास्ट ही कर जाएगा, है ना। तो पता चला क्रायोजेनिक इंजन लगता है, निम्न ताप पे काम करता है, तो भार भी ले जाना है, ऊंचाई पर भी ज़्यादा ले जाना है, तो इसलिए क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है किसमें, GSLV में, ठीक है।
और ये क्या है, जीसैट सैटेलाइट, ये छोड़े जाते हैं कहाँ, बहुत ऊपर 36,000 किलोमीटर ऊपर छोड़े जाते हैं। बाकी जो PSLV से छोड़े जाते हैं छोटे उपग्रह छोड़े जाते हैं, 2 किलो 4 किलो 6 किलो के, इससे क्या 3-3 हज़ार किलो के छोड़े जाते हैं। PSLV में भारत नंबर 1 पर है, 108 उपग्रह एक साथ छोड़ दिया था भारत। दुनिया के दूसरे देश भारत से छुड़वाते हैं PSLV से, क्योंकि भारत का सफलता रेट बहुत अच्छा है। PSLV में नंबर 1 पर भारत है। विश्व के अन्य देश भारत से छुड़वाते हैं उपग्रह, जो छोटे उपग्रह हैं, लेकिन ये पोलर सैटेलाइट होते हैं, मतलब 300 200 400 किलोमीटर के हाइट पर छोड़े जाते हैं, ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये है, लेकिन इसमें अभी हम लोग उतना सफल नहीं हैं। फिलहाल हम लोग खुद दूसरे देश से छुड़वाते हैं, फ्रेंच गुयाना से छुड़वाते हैं, हम लोग यूरोप एजेंसी से छुड़वाते हैं। फ्रेंच गुयाना समझते हैं कहाँ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में देखोगे एक जगह है, फ्रेंच गुयाना दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, देखोगे उसी के ऊपर वेनेजुएला के पास में जाके देखना फ्रेंच गुयाना होगा। और वहीं एक प्रक्षेपण केंद्र है, कौरू प्रक्षेपण केंद्र, कौरू प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा जाता है। फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण केंद्र से छोड़वाते थे हम लोग। हालांकि अपने यहाँ बनवा लिए हैं, GSLV भी बना लिए हैं अपने यहाँ भी, एक बढ़िया से छोड़ भी दिए थे, दूसरा जब छोड़े थे तो फेल हुआ था जीसैट, ठीक है। एक तो अच्छे से स्थापित हो गया था, कुल मिलाकर काम चालू है। हाँ, तो चलेंगे आगे, देखेंगे भविष्य में कब तक अच्छा हम लोग PSLV की तरह GSLV में भी हो जाए तो अच्छा है, किराया ना देना पड़े, दुनिया को हमको किराया देगी, कोई बात नहीं। तो आपसे पूछेगा भूतुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, मतलब भूतुल्यकाली उपग्रह के को ही कहते हैं। कितने ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। 3600 मत समझिएगा, 36,000 किलोमीटर है। और इसका नाम क्या है, जीसैट। कह देगा जीसैट कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर के बाद जो कक्षा है उसे क्या कहते हैं, उस पर कक्षा को सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, सिंक्रोनस कक्षा कहते हैं। तो ठीक है, किस यान से छोड़ा जाता है, GSLV से छोड़ा जाता है। इसको काम खत्म, बना लो इसे, क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा, ठीक। पलायन वेग, और ये है पलायन वेग इधर, और इधर क्या है सर, इधर है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। उधर हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इधर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, वह वेलोसिटी जिससे कोई सैटेलाइट कक्षा में अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, वह वेलोसिटी जिससे कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और डिनोट करते हैं VO से। VO बराबर क्या है, किसी भी ग्रह के लिए निकाल सकते हो, ये GRE होता है। VO बराबर क्या होता है, GRE। किसके लिए भैया, पृथ्वी के लिए, GRE। और इस पर G का मान रख दो, RE का मान घर रख के हल करने में 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। किसके लिए मेरे भाई, ये पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, V0 बराबर √GRE, G गुरुत्वीय त्वरण, RE रेडियस। दुनिया के किसी का ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है चंद्रमा पर, तो वहाँ का G वहाँ का रेडियस रखो। बृहस्पति में निकालना है, वहाँ का G वहाँ का रेडियस रखो, तो वहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान आ जाएगा। ये पृथ्वी के लिए रखे हैं, तो पृथ्वी पर कितना आता है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से वो राउंड करता है, घूमता है। अच्छा, तो पलायन वेग जरा सर बता दीजिए। तो पलायन वेग क्या होता है, इसके वेलोसिटी VE बराबर होता है करणी में 2GRE। दुनिया के किसी ग्रह पर अगर आप पलायन वेग निकालना हो, पलायन वेग को किससे करते हैं, V से। V क्या है, पलायन वेग। ये क्या है सर, ये कक्षीय वेग है, कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग V0, और ये साहब क्या है, पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन का मतलब क्या होता है, भाग जाना, अर्थात वह वेग जिसे आप फेंक देंगे जिससे, तो वापस धरातल पे नहीं आएगा। पृथ्वी के केस में यह है कि किसी को उस वेग से फेंक दो कि वापस धरातल पे नहीं आए, तो उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का सूत्र यह है। और दुनिया में किसी अन्य ग्रह के लिए भी अगर निकालना हो, तो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण त्रिज्या उसका डबल करके रूट निकाल लो, तो उस ग्रह पर पलायन वेग का मान आ जाएगा। हर ग्रह पे आपको ये वेग मिल जाएगा, किस वेग से दूसरे ग्रह पे भी आपको किसी वस्तु को फेंका जाए कि वापस उस ग्रह पे न लौटे, उसको पलायन वेग कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू रखोगे 2GRE, तो आपको पता चल जाएगा कितना। जैसे यहाँ GRE का वैल्यू 7.9 आया, तो 2GRE का वैल्यू कितना आएगा बता देते हैं, लेकिन इंतजार करो। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, जरा ध्यान दो, √2 × √GRE, ऐसे इसे लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो √GRE का वैल्यू क्या है, V0। तो इसका मतलब V एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2 V0। समझ रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि पलायन वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या संबंध होता है,
ये है पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध है। सामने समझ में आ गया बात? हाँ सर, समझ में तो आ गया। अब चाहो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान यहाँ रख दो और इसका मान 7.9 रख दो और √2 का मान 1.41, तो आपको पता चल जाएगा पृथ्वी तल पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू आ जाएगा। ये है पलायन वेग पृथ्वी तल पर। पृथ्वी तल पर पलायन वेग कितना वैल्यू है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेग से फेंक देंगे तो वापस धरातल पे नहीं आओगे। तो पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा? पलायन वेग का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरे ग्रह के लिए निकालना हो तो दूसरे ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण त्रिज्या दोगुना करके रूट निकाल लो। जैसे चंद्रमा पर कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और वहाँ अणुओं का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। गैस के अणु का वेग क्या होता है? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। गैस के अणु भाग कितने वेग से रहे हैं? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और वहाँ सदा के लिए भागने के लिए कितना चाहिए? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग। तो कुल गैस के अणु भाग गए, और जब कुल गैस के अणु भाग गए इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। कहाँ? चंद्रमा पर। क्योंकि पृथ्वी पर कितना कम से कम होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में कोई भाग रहा है तब पृथ्वी को छोड़ के भाग सकता है, जबकि चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग है। चंद्रमा पर पलायन वेग क्या है? चंद्रमा पर पलायन वेग बराबर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। सोच लो, चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर, वहाँ 2.4 किलोमीटर एक सेकंड में अगर तुम्हें फेंक दे तो चले जाओगे, कहानी खत्म। तो लेकिन अणु वहाँ किस वेग से, गैस के अणु किस वेलोसिटी से भागते हैं? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो एक अणु बचेंगे? 2.4 भागने के लिए सदा के लिए चाहिए और भाग ही रहे 2.5 से, तो सब भाग गया। इसीलिए वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्योंकि गैस के अणु पलायन कर गए हैं। यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जितना अणुओं का वेग कम होगा सब यहाँ उपस्थित होंगे। समझ रहे हो? ये है कहानी पलायन वेग का। तो पलायन वेग समझ गए होंगे। पलायन वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या संबंध होता है ये समझ गए। पृथ्वी तल पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है पृथ्वी तल पर? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी के लिए, अन्य ग्रह के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, वैल्यू रखोगे आ जाएगा, दोनों में संबंध क्या है भी ये भी आ जाएगा। इस तरह से अगर ध्यान से समझो तो इस चैप्टर को हमने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया। ठीक है। अब पॉलिटेक्निक IRT में इसके बाहर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता। अब जो T बराबर 2 पाई कणिम L/G सरल लोलक का आवर्तकाल का सवाल यहाँ आता है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सवाल हम लोग साउंड में पढ़ लेंगे। साउंड में भी पढ़ना है कि सरल लोलक का आवर्तकाल किस तरह से वेरी करता है, सेकंड लोलक क्या वेरी करता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण देखोगे तो यहाँ भी सवाल है ये, लेकिन इस सवाल को हम कहाँ पढ़ लेंगे? साउंड में। क्योंकि अब इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? साउंड। आज चैप्टर गुरुत्वाकर्षण खत्म, अब हम पढ़ाएंगे साउंड। और साउंड में सबसे पहले वही शुरू करेंगे, आवर्तीगत, सरल आवृत्ति, आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल पढ़ेंगे। और उसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर यहाँ सवाल है, वहाँ भी एक अलग से चैप्टर ही बना दिया सरल लोलक का, तो वहाँ भी हो जाएगा। वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के हमें पढ़ना ही है, चाहे जहाँ पढ़ें। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में ध्वनि के साथ, मतलब नया चैप्टर। ओके, पढ़ लीजिए इसे।